क्या कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एएमयू का जो 2023-24 का जो पेपर आया था, 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियर का जो पेपर आया था, उस पेपर का हम लोग का सोल्यूशन चल रहा था। अब तक हम 24 क्वेश्चन तक कर चुके थे और 25th क्वेश्चन हम लोग ये लिखा है एएमयू 11 डिप्लोमा इंजीनियर 2000 ए सीरीज़ ए का हमारे पास पेपर से करा रहे हैं। तो उसके क्वेश्चन हमने लिखे 25 नंबर क्वेश्चन और ये इसका बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और आंसर भी बता रहे हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन, विच वन इज द डोबेरियस ट्राइड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये चॉइस में दे रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, डी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है ना। पहले तो ये देख लें कि डोबेरियन ट्राइड्स लॉ है क्या चीज़। एक चैप्टर है 10th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उस चैप्टर में ये बताया गया कि जो एलिमेंट्स हैं, जो 114 एलिमेंट है, उनका जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारे होते हैं और हर एलिमेंट का अगर फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करें तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं और कुछ ही 10-12 के बाद सारे चीज़ों 10-12 एलिमेंट का तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तो याद कर लेते हैं, मगर सबका जब याद करेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स होने लगता है। तो उसका एक ऑर्डर तलाश कर रहे थे कि कुछ ऐसा एक पैटर्न मिले, एक ऑर्डर मिले, एक सिस्टम मिले जहाँ पे सभी एलिमेंट्स का उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना आसान हो जाए। तो 114 एलिमेंट थे, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से एक मेथड ढूंढने लगे, एक रास्ता ढूंढने लगे किस तरह से इसे अरेंज करें कि जो एक तरह के एलिमेंट है वो सब एक साथ हो जाए और इतना ज़्यादा एलिमेंट को इंडिविजुअली याद ना करके उनका ग्रुप बन जाए। ठीक है ना। सबसे पहला जो अटैम्प्ट किया था, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने छोटे बड़े किए होंगे, लेकिन जिनके थोड़े से सिग्निफिकेंट थे उनको इस किताब में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बताते हैं कि डोबेरियन ट्राइड लॉ यानी 1817 में 1817 में डोबेरियन ने एक ट्राइड लॉ बताया। ट्राइड लॉ में क्या बताया कि जब किसी एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो जो बीच का एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट एंड थर्ड एटम के मीन मास के बराबर होता है। यानी फर्स्ट एंड थर्ड मास को प्लस कर दो और उसका आधा करो तो बीच वाले एलिमेंट का मास के बराबर होता है। ये उन्होंने अपना एक उस वक्त कोशिश करके दिए थे, उसको बोलते हम लोग डोबेरियन ट्राइड लॉ। डोबेरियन ट्राइड लॉ बोलते हैं। ये 1817 का दिया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ही एलिमेंट अरेंज हो पाए, ज़्यादातर एलिमेंट का इस तरह का पैटर्न नहीं मिला। लेकिन एक कोशिश थी उनकी, एक अच्छी कोशिश थी, इसीलिए उनके नाम से डोबेरियन ट्राइड लॉ उस वक्त दिया गया। और उसमें कुछ एलिमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस एलिमेंट का, तो जो एलिमेंट दिए गए हैं उन्हें डोबेरियन ट्राइड लॉ में हमने क्रैश कोर्स में पूरा एक बना रखा है, लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि वो जो ट्राइड लॉ के हिसाब से कौन कौन से एलिमेंट को उन्होंने बताया था कि ये मीन मास के बराबर होता है, वो हम दिखा रहे हैं। ये दे रखा हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा दे रखा ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब एलिमेंट का उन्होंने दिखाया कि ये जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, इन दोनों के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सोडियम के मास के बराबर होगा। ये उन्होंने बनाया था। कैल्शियम का और बेरियम के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रोंटियम के मास के बराबर होता है। क्लोरीन एंड आयोडीन के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रोमीन के मास के बराबर था। पूरा उन्होंने चार्ट बना के दिया था, मगर इन्हीं कुछ एलिमेंट के बारे में वो सक्सेसफुल रहा। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो वैलिड नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा डोबेरियन ट्राइड लॉ को फॉलो कर रहा है। पहला तरह का फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन है, जबकि ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये तो गलत है। ऐसी तरह का सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक,
तो ये नहीं करता, तो ये तो है ही नहीं इस चार्ट में। यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम है। और डी में दे रखा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नहीं, ये उल्टा हो गया, लिथियम थर्ड पे चला गया है और सोडियम और लिथियम को प्लस करके, इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम एंड लिथियम के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो पोटेशियम के मास के बराबर होगा। ये गलत है। किसका लिथियम का पोटेशियम के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड कर तो सोडियम का आएगा। तो ये ऑर्डर गलत है, ठीक है ना, ये ऑर्डर गलत है। तो इसमें जो करेक्ट डोबेनियर ट्रायड लॉ के हिसाब से फॉलो करता है वो सी आंसर है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये नहीं है ये, क्योंकि क्या मतलब, ये ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि कैल्शियम बेरियम का मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करते तो बीच वाले के मास के बराबर होगा। ट्राइड मतलब 3, ट्राइड्स का मतलब 3 होता है। 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास का कुछ इस तरह से रिलेशन होता है कि अगर पहले और तीसरे मास को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होता है। तो इस तरह से ये 3 अरेंजमेंट था और इसमें से पूछा है कि इनमें से ये जो 4 दे रखे इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्राइड्स हो, लॉ के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये सी आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 10th क्लास में है ये। क्वेश्चन में 26 दे रखा, क्या दे रखा है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हम लोग तो कौन सा गैस बनता है। दे रखा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ये बुक का रिएक्शन है, एसिटिक रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड में दे रखा है कार्बन कंपाउंड में। तो मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ और फिर बताता हूँ, मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ इसका। ठीक है, क्या दे रखा है, ये एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। इथेनॉइक एसिड यानी कि CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड, या फिर इथेनॉइक एसिड बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड, दोनों में से कुछ भी बोलो। एसिटिक एसिड को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो यहाँ से हाइड्रोजन है यहाँ से टूट जाता है, ये निकल जाता है और यहाँ पे सोडियम आके लग जाता है, यहाँ पे सोडियम आके लग जाता है, ये यहाँ से इधर आ जाता है। तो क्या बनता है, ये CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये बन जाता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कितनी बात समझ में, क्या समझ में आया कि जब इथेनॉइक एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट बन जाता है, वाटर बनता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वाटर तो लिक्विड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो इसमें से कौन सा गैस बनता है, विच गैस इज रिलीज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा 10th क्लास में, कार्बन कंपाउंड में, एनसीईआरटी ये रिएक्शन दे रखा, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 पे देखेंगे तो ये रिएक्शन मेंशन है 10th क्लास। ठीक है ना, 74 नंबर पेज पे ये दे रखा है। कितनी बात सुन में, आप जाके देख भी सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे रिएक्शन जो है इस तरह से है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, बस ये रिएक्शन दे रखा है और बाई प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, अगला हम लोग करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन दे रखा 27 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ये एक रिएक्शन दे रखा है, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम से जब रिएक्ट कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मैग्नीज एंड हीट बनता है। और ये नंबर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिया, ये 4 लिया, ये 2 किया, ये 3 किया है, तो ये बैलेंस कर दिया गया है।
और लिखा है द एबव रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है मैग्नीज ऑक्साइड और एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन यहाँ से मैग्नीज हट जाता है, एल्युमिनियम आके लग जाता है, मैग्नीज अलग हो गया, एल्युमिनियम आके अटैच हो गया ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो एल्युमिनियम मैग्नीज को हटा के ऑक्सीजन से वो खुद जाके लग जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में साथ ही ये हीट भी बन रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जब भी कभी रिएक्शन होता है तो कोई ऑक्सीडाइज्ड होता है और कोई रिड्यूस्ड भी होता है। जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो कोई ना कोई एलिमेंट रिड्यूस्ड भी हो रहा होगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के टर्म में अगर डेफिनेशन दें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो एक टर्म ये आता है द गेनर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द एलिमेंट विच गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और द एलिमेंट विच लॉस द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। यानी वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीजन को लॉस करता है वो रिड्यूस हो जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिल जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड था तो मैग्नीज का ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, रिएक्शन में छूट जाता है, मैग्नीज अकेले हो जाता है यहाँ पे, तो ये रिड्यूस हो गया मैग्नीज। तो मैग्नीज तो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया, और एल्युमिनियम के पास एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन यानी अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है या छोड़ रहा है तो वो तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन छोड़ेगा तो कोई ना कोई लेने वाला तो होना चाहिए, तो कोई ना कोई ले लेगा उसको, जो ले रहा होगा ऑक्सीडाइज होगा। तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। क्या मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, कितनी बात नहीं, यानी दोनों एक साथ होते हैं। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। री फॉर रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, OX ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। ये कहाँ से लाया गया है? रेड लाया गया रिडक्शन से, ठीक है ना। एक एलिमेंट जो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्स लाया है ऑक्सीडेशन से, कितनी बात में, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब बोला है क्या कि ये लास्ट ये तीन तो हो गए, ये डी वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेकअप इनटू स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड, ठीक है, स्मॉलर और सिंपलर कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट जाना, डिकम्पोज होना, टूट जाना, बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे बनाते हैं। यहाँ पे कोई टूट नहीं रहा, खाली चेंज हो रहा, पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। द एबव रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, बाकी ये तीनों हो रहे हैं, ठीक है। कितनी बात से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक तो जानते हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक a reaction in which heat is produced during the process is called exothermic reaction. Endothermic reaction, the reaction during which heat is absorbed is called endothermic reaction. कितनी बात से
तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो एक्सो होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी इंडो होते हैं, इंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर में फाउंडेशन में भी बता रखा हमने, और क्रैश कोर्स में तो बताया है। तो अगर क्रैश कोर्स पे जाकर देखना चाहेंगे, ये कहाँ का रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो पहला चैप्टर 10th क्लास में वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन को। ये एग्जैक्ट बुक में नहीं है, लेकिन हाँ ये दिया गया वहीं से, उसी चैप्टर के कंसेप्ट के बेस पे दे रखा है। कितनी बात समझ में आई? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। कोई डाउट, कोई अगर बात हो किसी को देखने वाले को, तो हमारे थंबनेल पे नंबर पड़ा हुआ है, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके थंबनेल पे कोचिंग का नाम भी है और नंबर भी दे रखा है। अगर कुछ पूछना समझना हो तो मैसेज करिए उस नंबर पे व्हाट्सएप पे, या ऐसे भी हम आपको उसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन का। यह है क्वेश्चन नंबर 28। क्या दे रखा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन आर। ये मूल कंसेप्ट से, दो क्वेश्चन पहले भी मूल कंसेप्ट से दे रखा था, और ये तीसरा क्वेश्चन भी मूल कंसेप्ट से आ गया। देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन मूल कंसेप्ट से आ गया 2023-24 में। ठीक है, थोड़ा सा इरेगुलर पेपर का पैटर्न है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना प्रॉपर नहीं हुआ है। किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है, किसी चैप्टर को एक क्वेश्चन भी नहीं मिला, तो थोड़ा सा इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है इस पेपर में, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पहले चलिए इसे करते हैं। मूल कंसेप्ट में क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल्स, ये ऑलरेडी मोल में दे रखा है, इतना मोल है, इसमें कितने कार्बन के एटम्स होंगे। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, सोल्यूशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, याद तो होगा, गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर है ना। ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल भी होता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। पार्टिकल्स में क्या होता है, यहाँ पे एटम्स आता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स आएगा, आइंस है तो आइंस आ जाएगा, जो भी है वो पार्टिकल की जगह पे आ जाता है। गिवन नंबर, या हम लोग जैसे किसी को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, कार्बन एटम्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल दे रखा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या होगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन का एटम कितना होगा, एवोगैड्रोस नंबर कितना था, 6.023 10 to the power 23। ठीक है, ये हम लोग एवोगैड्रोस नंबर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ही है, यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, ये हम लोग लाइन खींच लेते हैं इसको इस तरह से। नंबर ऑफ मोल दे रखा 0.65, और यहाँ दे रखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 0.65 इंटू 6.023 10 to the power 23। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3.9145 10 to the power 23 आएगा। अब ये जो है ना, राउंड ऑफ अगर करके लिखते हैं तो 3.91 10 to the power 23, इतना कार्बन का एटम होगा। अब अगर आंसर चेक करते कि इसमें से कौन सा आंसर है,
तो ये दे रखा 3.91, ये सी आंसर दे रखा है इसमें, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी। हालांकि ये भी बहुत करीब है, नियर है 3.95, ये भी बहुत करीब है। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर लेना है, क्योंकि दोनों बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू है, बहुत करीब करीब वैल्यू है। कितनी बात सुनाई, नंबर ऑफ मोल निकालने का मोल कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन भी था 28 नंबर, ठीक है। सेम फॉर्मूला सेम तरीके से करना है मोल कंसेप्ट। ऐसा लगता है कि इस बार मोल कंसेप्ट पे दिल आ गया है, और इस बार तो दे दिया, अगले साल हो सकता है 2024 में एक भी क्वेश्चन मोल पे ना हो, ठीक है, क्योंकि इस बार तो खूब धड़ाधड़ दे रखा है। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं हम लोग।